नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार मौर्य पुनः एक बार आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम लोग रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 की धारा 9 से लेकर धारा 12 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। धारा 9। दोस्तों, धारा 9 में यह बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत जब अपराध दर्ज किए जाते हैं तो उससे संबंधित जो गवाह होते हैं या जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनसे हम साक्ष्य अर्थात गवाही और जो संबंधित दस्तावेज हो कैसे मांग सकते हैं। तो धारा 9 की उप क्लाज 1 में बताया गया है कि किसी भी बल अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी जिसकी हाजिरी वह ऐसी किसी जांच में जो यह अधिकारी इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए कर रहा हो, या तो साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए आवश्यक समझे। मतलब यह कि इस अधिनियम के अपराध से संबंधित यदि कोई व्यक्ति है जिसकी हम गवाही लेना चाहते हैं या उसका हम बयान नोट करना चाहते हैं तो उसको धारा 9.1 के तहत हम बुला सकते हैं। यह हमको शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा पॉइंट में है कि इस अधिनियम से संबंधित किसी व्यक्ति के पास, अपराध से संबंधित किसी व्यक्ति के पास यदि कोई ऐसा दस्तावेज है जो इस मामले की जांच से संबंधित है या उस जांच में सहायक हो सकता है, तो उस दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को हम बुला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 9.1 में उस व्यक्ति को हम साक्ष्य देने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए, गवाही देने के लिए बुला सकते हैं। 9.2 में है उसके पास यदि कोई ऐसा दस्तावेज है जो इस जांच से संबंधित है हो सकता है, तो दस्तावेज प्राप्त करने के लिए हम उसको समन करके बुला सकते हैं। इस धारा की तीसरे क्लॉज में है कि इस प्रकार जो हम समन करके उन दोनों व्यक्तियों को बुलाते हैं वो व्यक्ति हाजिर होने के लिए आबद्ध होंगे। मतलब वो इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। उन्हें आबद्ध किया गया है कि जब बल का अधिकारी आरपी की जांच में किसी व्यक्ति को बुलाए तो वे उसके समन पर हाजिर होने के लिए आबद्ध होंगे और उनकी जो भी परीक्षा की जाए, मतलब परीक्षण की जाए, कहने का मतलब उनसे जो पूछताछ की जाए, पूछताछ के दौरान जो भी प्रश्न पूछे जाएं उस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होंगे। और जो चीज़ मांगा जाए उनसे अगर संबंधित है, उनके पास उपलब्ध है उनके कार्यालय में, तो उस दस्तावेज को भी या अन्य चीज़ को भी पेश करने के लिए आबद्ध होंगे। तीसरे क्लॉज में बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत बल का अधिकारी जो जांच करता है उस जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ, धारा 193 आईपीसी में बताया गया है कि कोई व्यक्ति गवाही के समय अगर झूठ बोलता है, अपने गवाही से पलट जाता है, तो उसको आईपीसी की धारा 193 के तहत दंडित किया जा सकता है। और 228 में बताया गया है कि जांच के दौरान कोई व्यक्ति यदि जांच अधिकारी का, बल अधिकारी जो है, जो जांच अधिकारी है, अगर उसका कोई शासकीय अपमान करता है तो उसको धारा 228 में भी दंडित किया जा सकता है। ये दोनों धाराओं को इसमें शामिल कर इस धारा आरपीयूपी धारा 9 को मजबूत बना गया है ताकि कोई गवाह अपनी गवाही से मुकरने न पाए और जांच में जांच अधिकारी का कोई बिना कारण अपमान न करने पाए। तो आइए इस धारा 9 की चारों पॉइंट को डिटेल में समझते हैं बिंदुवार, ताकि इस धारा की सभी बातें एकदम स्पष्ट हो जाए और कोई संदेह न रह जाए। पहला पॉइंट में, इस धारा के तहत जांच अधिकारी द्वारा दिए जाने वाला समन न्यायालय के समन से भिन्न होता है। मतलब जो न्यायालय द्वारा समन निकाला जाता है, बल अधिकारी द्वारा जो समन निकाला जाता है वो उस न्यायालय वाला समन नहीं होता है। इस समन का मतलब होता है बुलाना,
जांच अधिकारी को यह शक्ति दी गई है कि वो उसको बुलाने की शक्ति दी गई है कि इस अपराध से संबंधित जो भी व्यक्ति होगा बुलाने पर वो हाजिर होगा ही। दूसरा पॉइंट है, जांच अधिकारी द्वारा जांच से संबंधित किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है। ये 9.1 में बताया गया है। दूसरा है, जांच अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ विशिष्ट दस्तावेजों को पेश करने के लिए बुलाया जा सकता है। ये 9.2 में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुलाए गए व्यक्ति या तो स्वयं या प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए आबद्ध है। यदि बुलाया गया व्यक्ति किसी कारणवश स्वयं हाजिर नहीं हो सकता है तो अपने किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से, जैसे वकील के माध्यम से और किसी के माध्यम से हाजिर होने के लिए आबद्ध रहेगा, दूसरा कोई आएगा उसके स्थान पर। अगर यदि इस हाजिर नहीं होता है, सम्मन जो बुलाने के लिए उसको नोटिस दिया जाएगा, अगर उसका वो अपमान करता है, उल्लंघन करता है, तो उसे आईपीसी की धारा 174 के तहत दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बुलाए गए व्यक्ति परीक्षण के दौरान, जो व्यक्ति बुलाया गया है जब उसकी परीक्षण मतलब उससे पूछताछ की जा रही है तो पूछताछ के दौरान वो सही उत्तर देने के लिए एकदम बाध्य होगा। ये 9.3 में बताया गया है। अगर ऐसा नहीं करता है, वो सही उत्तर नहीं देता है, टाल मटोल करता है, तो उसे आईपीसी की धारा 179 की तरह दंडित किया जा सकता है। अगला बिंदु है, यदि सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होगा ही, झूठा कथन अगर करता है अर्थात झूठी गवाही देता है तो आईपीसी की धारा 193 के तहत उसे दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए आबद्ध होंगे। जिस व्यक्ति को समन करके बुलाया गया है बल के जांच अधिकारी द्वारा, वो व्यक्ति अगर बल का जांच अधिकारी दस्तावेज मांगता है, अन्य चीज़ मांगता है जो मामले से संबंधित है और उस व्यक्ति के पास उपलब्ध है, तो वो उन दस्तावेजों को पेश करने के लिए आबद्ध होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो आईपीसी की धारा 175 के तहत दंडित किया जा सकता है। अगला बिंदु है, इस अधिनियम के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132 के अधीन केवल उन महिलाओं को नहीं बुला सकते हैं जो प्रथा के अनुसार घर से बाहर नहीं निकलती हैं। जो प्रथा के अनुसार घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उन महिलाओं को छोड़कर शेष महिलाओं को बुला करके उनका हम स्टेटमेंट ले सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 133 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्र के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल को हम नहीं बुला सकते, उनको नहीं बुलाया जा सकता है। उनको ये सुविधा दी गई है। ये सुविधा दी गई सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा जो 133 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इस धारा के तहत हम नहीं बुला सकते। और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132 के तहत हम उन महिलाओं को नहीं बुला सकते हैं जो पर्दानशी महिलाएं हैं, जो रीति रिवाज के अनुसार घर से बाहर नहीं निकलती हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 133 के तहत जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य लोगों को, माननीय लोगों को ये सुविधा दी गई है कि धारा 9 के तहत वो उपस्थित नहीं होंगे, उनको ये एक सुविधा है। किंतु यदि इनमें से वो लोग चाहें कि स्वयं उपस्थित हो जाना चाहिए तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वो उपस्थित होकर के बल का जांच अधिकारी जो पूछना चाहे उसे पूछ सकता है। ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया व्यक्ति, जिस व्यक्ति को समन करके बुलाया गया है, स्वयं भी गवाह बन जाता है, वो भी गवाह बन सकता है। इस आरपीयूपी एक्ट के अपराध के तहत वो गवाह बन सकता है। नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं कि गवाहों को बुलाने का आदेश लिखित हो। इस अधिनियम के तहत जो हम समन करके बुलाते हैं 9.1 के तहत दस्तावेज देने के लिए जो हम उनको बुलाते हैं, जरूरी नहीं कि उनको हम लिखित में आदेश दें। मौखिक कहने पर, बोलने पर भी उनको उपस्थित होना पड़ेगा और कोई दस्तावेज है तो उसे उपलब्ध कराना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस धारा के अंतर्गत अपने कार्य क्षेत्र के बाहर व्यक्ति को भी बुलाया जा सकता है।
उसके कार्य क्षेत्र के बाहर का भी कोई व्यक्ति है तो उसको भी इस धारा 9 के तहत साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इस धारा के तहत डाक विभाग के बैंक के दस्तावेज कागज मांगे जा सकते हैं। बल्कि अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि धारा के तहत डाक विभाग व बैंक के कागज दस्तावेज को भी मांग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के तहत यह आदेश है कि न्यायालय में प्रस्तुत गवाह को न्यायालय द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का सत्य उत्तर देना अनिवार्य है। जब विचारण के समय जब गवाह उपस्थित होता है न्यायालय में तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 में है कि न्यायालय के द्वारा जब कोई प्रश्न पूछा जाता है वकील के माध्यम से तो गवाह को चाहिए या गवाह बाध्य है कि न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिनियम 1966 की धारा 9.1 के तहत अभियुक्त को भी बुलाया जा सकता है साक्ष्य देने के लिए, कोई दस्तावेज करने के लिए। मतलब जो गवाह है सिर्फ गवाह नहीं, जो मामले का अभियुक्त है उसको भी बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम 1966 की धारा 9.4 के तहत कोई व्यक्ति लोक सेवक की न्यायिक कार्रवाई के दौरान यदि उसका अपमान करता है तो IPC की धारा 228 के तहत 6 महीने का कारावास या 1000 रुपया जुर्माना का दंड हो सकता है। तो जो 9.4 में बताया गया है कि यदि कोई झूठी गवाही देगा तो 193 IPC 193 के तहत दंडित होगा। उसी तरह यदि जांच के दौरान जांच अधिकारी का कोई अपमान करता है तो IPC की धारा 228 के तहत दंडित होगा और इस दंड में 6 महीने का साधारण कारावास या 1000 रुपये जुर्माना का दंड हो सकता है। दोस्तों अब आती है अगली धारा, धारा 10, तलाशी वारंट का जारी किया जाना। इसके पॉइंट नंबर 1 में उल्लिखित है, यदि किसी बल अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई स्थान किसी ऐसे रेल संपत्ति के जो चुराई हुई या विधि विरुद्धता अभी प्राप्त की गई थी निक्षेप या विक्रय के लिए उपयोग में लाई जाती है तो वह जिस क्षेत्र में वह स्थान स्थित है उस पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट से तलाशी का वारंट जारी करने के लिए आवेदन करेगा। अर्थात इस अधिनियम से संबंधित कोई अपराध है, रेल संपत्ति कहीं पे अगर किसी मकान में चुरा करके रखी गई है तो उस वहाँ की तलाशी लेने के लिए जांच अधिकारी, बल का अधिकारी, जांच अधिकारी उस स्थान की तलाशी लेने के लिए तलाशी वारंट जारी करने के लिए संबंधित न्यायालय से प्रार्थना पत्र दे सकेगा, आवेदन कर सकेगा। नंबर 2 में है, जिस मजिस्ट्रेट से उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया जाए वह ऐसी जांच करने के बाद जो आवश्यक समझे अपने वारंट द्वारा किसी भी बल अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा। जब बल का जांच अधिकारी तलाशी वारंट जारी करने के लिए न्यायालय से आवेदन करेगा तो उसके आवेदन पर मजिस्ट्रेट उसके आवेदन की जांच पड़ताल करने और मामले की जांच पड़ताल करने के बाद जैसा उचित समझे वारंट जारी करेगा और तलाशी के लिए बल अधिकारी को प्राधिकृत करेगा और उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जैसे किसी ऐसी सहायता सहित जैसे अपेक्षित हो उस स्थान में प्रवेश करे, आवश्यक सहायता के साथ उस तलाशी वाले स्थान में प्रवेश करे। दूसरा, वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले, वारंट में तलाशी के नियमों का भी उल्लेख रहेगा, उसी नियम से वो उस स्थान की तलाशी लेगा। नेक्स्ट है, उसमें पाई गई किसी रेल संपत्ति पर कब्जा करे। यदि तलाशी के दौरान रेल संपत्ति पाई जाती है, चोरी की रेल संपत्ति पाई जाती है तो उसको कब्जा करे, मतलब उसे बरामद करे जिसके बारे में उसे यह समुचित आधार हो, संदेह हो कि वह चुराई हुई है या विधि विरुद्ध तरीके से प्राप्त की गई है। नेक्स्ट है, ऐसी रेल संपत्ति को किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या तब तक उस संपत्ति को उस स्थान पर पहरे में रखे जब तक अपराधी मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाया जाता है, अथवा अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखवाए। मतलब यह है कि जब वो संपत्ति वहाँ बरामद होती है उस संपत्ति को उसी स्थान पर सुरक्षित रखे, कब तक, जब तक कि उस संपत्ति के संबंध में जो अपराधी है वो गिरफ्तार होकर के कोर्ट के समक्ष नहीं ले जाया जाता है। मतलब कोर्ट के समक्ष संपत्ति और अभियुक्त दोनों को ले जाया जाना है। अगर नहीं ले जाए तब तक उस
अन्यथा उस अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होता है तो इसके एवज में उस संपत्ति को सुरक्षित रखा जाएगा और गिरफ्तारी होने का इंतज़ार किया जाएगा। नहीं होगा तो उसके बाद की संपत्ति के संबंध में बात की कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की जाएगी। आइए इन धारा 10 के संबंध में जो अन्य जुड़े हुए हैं मुख्य इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं उसको हम पढ़ते हैं। पॉइंट, बल के अधिकारी को उचित संदेह होना चाहिए कि उस मकान में चोरी की या वैधानिक तरीके से प्राप्त संपत्ति रेल संपत्ति रखी गई है, तब जो है तलाशी वारंट लेकर के तलाशी करना है। दूसरा, बल का अधिकारी मकान की तलाशी का वारंट प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को एक प्रार्थना पत्र देगा। वारंट आपको प्राप्त करना है तो जो क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ पे आपको एक प्रार्थना पत्र देना होगा। मजिस्ट्रेट उचित जांच पड़ताल के बाद एक तलाशी का वारंट देगा जिसमें बल के अधिकारी को मकान की तलाशी का अधिकार होगा। वारंट में बल का अधिकारी जिसका नाम रहेगा उसको तलाशी का अधिकार रहेगा, मतलब वो तलाशी लेने के लिए अधिकृत रहेगा। नेक्स्ट, तलाशी वारंट लिखित में होना चाहिए। तलाशी वारंट के लिए प्रेयर किया जाएगा न्यायालय से तो मौखिक वारंट नहीं, तो वारंट लिखित में होना चाहिए। वारंट लिखित में होता भी है। नेक्स्ट है, वारंट पर न्यायालय की मुहर होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। नेक्स्ट है, वारंट में आदेश होना चाहिए कि कौन व्यक्ति उस वारंट को तामील करेगा। वारंट में तलाशी लेने वाले बल अधिकारी का नाम उल्लिखित होता है जो न्यायालय द्वारा किया जाता है, ऐसा होना चाहिए। वारंट में आदेश होना चाहिए कि किस तारीख तक वारंट कार्यान्वित हो जाए, मतलब आज अगर वारंट इशू हो रहा है तो किस तारीख तक उस वारंट की तामीला हो जाए, अन्यथा वह वारंट तब तक मान्य रहेगा जब तक वही न्यायालय उसे रद्द न कर दे। वारंट में या तो तारीख निर्धारित रहती है कि आज इशू हो रहा है तो 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए तब तक ये कार्यान्वित हो जाए, उसके बाद वारंट कोर्ट को लौटाना है। अगर ऐसा तारीख नहीं लिखी है तो तब तक वो वारंट मान्य रहेगा जब तक जारी करने वाला न्यायालय ही उस वारंट को खुद ही न रद्द कर दे। नेक्स्ट है, मकान की तलाशी वारंट में बताए गए नियमों के अनुसार ही लेनी चाहिए, अन्यथा तलाशी अवैध हो सकती है। दूसरा, मकान से उस संपत्ति को बरामद करना चाहिए जिसके बारे में चोरी से या अवैध तरीके से प्राप्त करने का उचित संदेह हो। दूसरी वस्तुओं को हमें वहाँ से बरामद नहीं करना है जिसके संबंध में हमें जानकारी मिली थी कि ये चोरी की है या अवैध तरीके से प्राप्त हुई है, प्राप्त होने का उचित संदेह, उन्हीं वस्तुओं उन्हीं रेल संपत्ति को हमको बरामद करना है, दूसरों को नहीं। नेक्स्ट, बरामद संपत्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। बरामदी के बाद जो संपत्ति बरामद होती है उसे वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट, बरामद संपत्ति की घटनास्थल पर तब तक सुरक्षा करनी चाहिए जब तक अभियुक्त गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश न कर दिया जाए। जिस मकान की हम तलाशी ले रहे हैं, जब हमको पता चलेगा तो हम जिस आदमी का मकान रहेगा या तो वही अभियुक्त है या दूसरा कोई अभियुक्त है, तो उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करेंगे। तो पेश हो जाएगा तब उस पीछे से उस संपत्ति को भी न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे, अन्यथा तब तक उस घटना स्थल पर ही जहां बरामद हुई है वहीं पर उसकी सुरक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति तुरंत गिरफ्तार ना हो सके, यदि चोरी की संपत्ति से संबंधित जो व्यक्ति है अगर गिरफ्तार ना हो सके तुरंत, तो बरामद संपत्ति को किसी सुरक्षित स्थान पर रखवाना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है, अधिनियम 1966 की धारा 10 की ही तरह सीआरपीसी की धारा 94 है। जैसे आरपीयूपी की धारा 10 है, वारंट तलाशी के लिए वारंट जारी करके तलाशी लेना है किसी मकान की जहाँ पे चोरी की संपत्ति है, उसी तरह सीआरपीसी की धारा 94 है। नेक्स्ट, अधिनियम 1966 की धारा 10 में केवल बल के अधिकारी को ही तलाशी लेने का अधिकार प्राप्त है। अपना अधिनियम 1966 रेल संपत्ति के बारे में जो है, इसमें धारा 10 में केवल बल के अधिकारी को ही किसी मकान स्थान की तलाशी लेने का अधिकार है, जबकि सीआरपीसी की धारा जो 94 है केवल पुलिस अधिकारी को तलाशी लेने का अधिकार दिया गया है, बल को नहीं। वो पुलिस के लिए है, ये बल के लिए। चूँकि हमारे लिए धारा 10 बन चुकी है इसलिए हम धारा 94 का उपयोग नहीं कर सकते। धारा 10 के तहत तलाशी हेतु वही मजिस्ट्रेट वारंट दे सकता है जिसका अधिकार क्षेत्र उस स्थान पर पड़ता हो जहां वह तलाशी वाला मकान स्थित है। धारा 10 में क्या सिस्टम है कि तलाशी है तो आप
वारंट जारी करवाना हो तो उसी मजिस्ट्रेट से वारंट ले सकते हैं जिसके अधिकारिता क्षेत्र में आपका तलाशी वाला स्थान पड़ता है। जबकि धारा 94 CRPC में जिला अधिकारी भी वारंट दे सकता है, परगना मजिस्ट्रेट वारंट इशू कर सकता है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट किसी भी क्षेत्र के लिए वारंट दे सकता है। मतलब धारा 94 CRPC का क्षेत्र विस्तृत है और धारा 10 RPUP की धारा 10 है, उसका क्षेत्र संकुचित है। अधिनियम 1966 की धारा 10 में आवश्यक है कि बल के अधिकारी के प्रार्थना पत्र ही मजिस्ट्रेट वारंट निर्गत करे। इसमें यह प्रतिबंध है या बाउंडेशन है कि धारा 10 में कि बल का अधिकारी जब उसको उचित संदेह होगा कि फलाने जगह पर कोई रेल संपत्ति चोरी की है या अवैध रूप से रखी गई है चोरी करके, तो उसकी प्रार्थना पत्र पर ही मजिस्ट्रेट वारंट निर्गत करेगा। जबकि धारा 94 CRPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट बिना पुलिस के प्रार्थना पत्र के ही किसी अन्य उचित आधार पर वारंट जारी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिनियम 1966 की धारा 10 के अंतर्गत केवल मकान की तलाशी का अधिकार मिलता है। धारा 10 में आप तलाशी के लिए वारंट जारी करवाए हैं तो मकान की तलाशी का ही अधिकार मिलता है, उससे संबंधित किसी अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार इस धारा के तहत नहीं मिलता है। अगर वहाँ किसी की गिरफ्तारी करनी है तो इस अधिनियम मतलब अधिनियम 1966 की धारा 6 के तहत आपको अधिकार मिलता है, आप गिरफ्तार कर सकते हैं। धारा 10 के तहत केवल तलाशी का, धारा 6 के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी का। नेक्स्ट, जबकि धारा 94 CRPC के अंतर्गत मकान की तलाशी के अतिरिक्त उसे अपराधी को गिरफ्तार करने का भी अधिकार मिलता है जो अपराध से संबंधित हो या उस पर ऐसा संदेह किया जाता है। अगर धारा 94 CRPC के तलाशी के दौरान अगर कोई अपराधी मिलता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसको भी वही गिरफ्तार कर सकता है इसी धारा के तहत। नेक्स्ट, अधिनियम 1966 की धारा 10 के अंतर्गत बल का अधिकारी किसी अपराध के पंजीकरण व जांच से पहले ही मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्त करके मकान की तलाशी लेता है। धारा 10 जो वारंट तलाशी का वारंट जारी करा के तलाशी ली जाती है, ये अपराध पंजीकरण होने से पहले या जांच कंप्लीट होने से पहले, जब मुकदमा ही नहीं पंजीकृत हो तो जांच कहाँ से होगी। मतलब पंजीकरण से पहले आपको कहीं से सूचना मिलेगी कि यहाँ पे चोरी की संपत्ति है, रेल संपत्ति है अवैध तरीके से पाई हुई, तब आप धारा 10 के तहत वारंट इशू करवाएंगे और तलाशी लेंगे। तो ये मुकदमा अपराध पंजीकरण से पहले ही होता है धारा 10 का उपयोग। अब आती है धारा 11। धारा 11 तहत बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध होंगे, रेल संपत्ति से जो तलाशी होगी, तलाशियाँ और अभियुक्तों की गिरफ्तारियाँ कैसे की जाएंगी। इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली सभी तलाशियाँ और गिरफ्तारियाँ दंड प्रक्रिया संहिता की क्रमशः उन उपबंधों के अनुसार की जाएगी जो उस संहिता के अधीन की जाने वाली तलाशियाँ और गिरफ्तारियाँ के संबंध में है। मतलब RPUP की धारा 11 में अपराध से संबंधित तलाशी और अपराध से संबंधित व्यक्ति या अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रक्रिया नहीं बताई गई है इस अपने अधिनियम में, बल्कि ये बताया गया है कि जो भी प्रक्रिया होगी दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रक्रिया दी गई है उसी प्रक्रिया को हमको फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। तो आइए धारा 11 से संबंधित मुख्य बिंदुओं को नोट करते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। बिंदु नंबर 1, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 के अंतर्गत तलाशी लेने या गिरफ्तार करने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। ये आपको हम पहले बता दिए, इसमें प्रक्रिया नहीं दी गई है। CRPC की धारा 46 से लेकर धारा 60 तक गिरफ्तारी की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसे बल के अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय और उसके बाद अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने के लिए मानना पड़ता है। तलाशी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया चूँकि इस धारा में नहीं दी गई है, इसलिए गिरफ्तारी से संबंधित जो हमको प्रक्रिया फॉलो करना पड़ता है वो CRPC की धारा 46 से लेकर 60 तक दिया गया है। तो आप जो भी उससे रिलेटेड हो उस धारा का आप फॉलो कर सकते हैं। और गिरफ्तारी करते समय, गिरफ्तारी होने के बाद अभियुक्त को हमको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट तक के समक्ष उसको प्रस्तुत कर देना है।
24 घंटे के अंदर हमको जो पूछताछ करना है, जो भी करना है, जांच कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट कर लेना है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है बल का अधिकारी सीआरपीसी की धारा 165 या 166 के अंतर्गत बिना वारंट की तलाशी ले सकता है। एक सीआरपीसी 165 166 में क्या बताया गया है? सीआरपीसी 165 कहती है कि बिना वारंट मकान की तलाशी। 166 कहता है कि अपने क्षेत्र से बाहर दूसरे के क्षेत्राधिकार में अगर है, अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्राधिकार में है मकान, तलाशी लेना हो तो 166 के तहत लेंगे, 165 की तरह लेंगे। बस ये बताया कि 166 में दूसरे क्षेत्राधिकार में है। नेक्स्ट है बल का अधिकारी अधिनियम 1966 की धारा 10 के तहत वारंट प्राप्त करके मकान की तलाशी ले सकता है। इस अधिनियम की धारा 10 के तहत हमको मुकदमा पंजीकरण होने से पहले तलाशी लेना हो किसी जगह की तो धारा 10 के तहत तो मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्त करके तब तलाशी लेंगे। नेक्स्ट रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 13 के अंतर्गत बल का प्रधान आरक्षी एवं उसके ऊपर के पदाधिकारी किसी व्यक्ति की जमा तलाशी ले सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार होता है, तो जहाँ तक जमा तलाशी की बात है, प्रधान आरक्षी से लेकर उसके ऊपर का कोई बल सदस्य कर सकता है। आरक्षी गिरफ्तार व्यक्ति की जमा तलाशी नहीं ले सकता है। धारा 13 के अंतर्गत व्यक्तिगत जमा तलाशी है आरपीएफ एक्ट में, तो जमा तलाशी जो है सिपाही नहीं ले सकता है, इससे ऊपर का कोई भी बल सदस्य ले सकता है। परंतु रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1987 एवं अधिनियम 1966 के तहत तलाशी की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बल अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 51 एवं 52 का अनुपालन करना पड़ता है। चूँकि आरपीएफ एक्ट 1987 में और अधिनियम 1966 में तलाशी की प्रक्रिया कहीं दी नहीं गई है, इसलिए तलाशी की प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 51 में जो बताई गई है, हम 51 के तहत उसकी जमा तलाशी लेंगे। अपने यहाँ आरपीयूपी एक्ट की धारा 13 में जो है, आरपीएफ एक्ट की धारा 13 में जो जमा तलाशी की प्रक्रिया बताई गई है, उसमें प्रक्रिया नहीं बताई गई, सिर्फ बताया गया कि आप जमा तलाशी ले सकते हैं। तो प्रक्रिया कैसी होगी, वो सीआरपीसी की धारा 51 में जो बताई गई उसके तहत हम व्यक्तिगत जमा तलाशी लेंगे। और सीआरपीसी धारा 52 क्या कहती है? 52 है कि जब उस व्यक्ति की जमा तलाशी ली जाती है तो उसके तलाशी के दौरान यदि कोई हथियार बरामद होता तो उसको हम जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मकान की तलाशी के दौरान, मकान की तलाशी के दौरान यदि कोई व्यक्ति भागकर, गिरफ्तार किया जाने वाला भागकर किसी मकान में छुप जाता है और बंद कर लेता है, तो सीआरपीसी की धारा 47 में ऐसा प्रावधान है कि यदि कोई अपराधी भागकर मकान में छिप जाए तो उसको धारा 47 के तहत जो बताया गया उसके आधार पे हम उसको तलाशी लेंगे, गिरफ्तार करेंगे। और सीआरपीसी की धारा 100 में है कि बंद मकान की तलाशी, कोई संपत्ति है अगर वहाँ पे मकान बंद है उसको हमको तलाशी लेना है तो सीआरपीसी की धारा 100। तो मतलब क्या हो गया, गिरफ्तारी का प्रक्रिया आपको 46 से लेके 60 तक में है। किसी व्यक्ति गिरफ्तार करना हो तो कैसे कैसे है उसको फॉलो करेंगे। यदि कोई भाग करके मकान में छिप जाता है उसको गिरफ्तार करना हो तो धारा 47 को हम फॉलो करेंगे। और यदि किसी मकान की तलाशी लेना हो तो चूंकि अपने यहाँ तलाशी की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए हम सीआरपीसी की धारा 100 को फॉलो करेंगे। सीआरपीसी की धारा 100 में 8 पॉइंट बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट है तलाशी के दौरान यदि तलाशी नियमों के अनुसार नहीं की गई है तो उस मामले में दर्ज मुकदमा रद्द नहीं किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि बल का अधिकारी तलाशी ले रहा है किसी स्थान के मकान की, अगर तलाशी को अवैध तरीके से नियमों का पालन करते हुए नहीं की गई है तो उस मामले में मान लीजिए कोई मुकदमा अगर पंजीकृत होता है तो इस आधार पर मुकदमा रद्द नहीं कर दिया जाएगा कि तलाशी जो है गैर कानूनी तरीके से ली गई है,
मुकदमा चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, तलाशी के दौरान उस स्थान के 2 सम्मानित व्यक्तियों को गवाह बनाना चाहिए। तलाशी का जो स्थान है जहाँ तलाशी हम ले रहे हैं उसके आसपास के 2 सम्मानित व्यक्तियों को, गैर सम्मानित या एकदम ही साधारण व्यक्तियों को गवाह नहीं बनाना चाहिए। 2 सम्मानित व्यक्तियों को जिनका कोई समाज में वजूद हो उन्हें हमें गवाह बनाना चाहिए। CRPC की धारा 100 के पॉइंट 4 में यह प्रावधान बताया गया है। दोस्तों, इस तरह से हम धारा 9, धारा 10, धारा 11 तक हमने पढ़ा। धारा 9 में किसी व्यक्ति को बुलाने की बलात्कारी की शक्ति है समन करके। 10 में है तलाशी वारंट जारी करके तलाशी लेने का है। 11 में है कि बताया गया तलाशी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, प्रक्रिया नहीं दी गई, प्रक्रिया CRPC से फॉलो किया जाएगा, ये बताया गया है। इन तीनों धाराओं से जुड़े जो मेन पहलू थे इसको हमने पढ़ा। जो IPC से संबंधित है उसको भी सेक्शन बताया गया, जो CRPC से संबंधित है उसका भी सेक्शन बताया गया, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी इस पर भी फोकस किया गया। तो धारा इस प्रकार से 9, 10, 11 धारा यही समाप्त होती है। इसके बाद इस RPF एक्ट में अभी धारा 12, 13, 14, 15 और 16 हैं जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और इसको बढ़िया सा समझिए, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी प्रश्न यहाँ से बने वो हमसे छूटे ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन धाराओं से संबंधित यदि कोई प्रश्न बनेगा तो इन्हीं सभी पॉइंटों से प्रश्न बनेगा। तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए, और कोई समस्या होती है तो मुझसे संपर्क करिए। तो वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।